हेलो दोस्तों, आज हम मैथ की क्लास 16 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मैथ की 15 क्लासें ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और जो चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है उसका नाम है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, और भिन्न का यह दूसरा भाग है। इससे पहले हम एक पार्ट ऑलरेडी भिन्न का पढ़ चुके हैं और ये हमारा भाग नंबर है 2, यानी कि सेकंड पार्ट है फ्रैक्शन का। चलिए दोस्तों, कल जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, पिछली वीडियो में हमने देखा था फ्रैक्शन के अंदर कि भिन्नों की तुलना किस प्रकार से की जाती है, कौन सी भिन्न बड़ी होती है और कौन सी भिन्न छोटी होती है। तो भिन्नों की तुलना से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और भिन्नों की तुलना के अंदर हमने कुछ रूल्स भी पढ़े थे कि किन नियमों का हम यूज करने के बाद में आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न हमारी बड़ी है और कौन सी छोटी है। और उसके अंदर हमने 3 मेथड पढ़े थे। जो फर्स्ट मेथड था वह था हमारा एलसीएम निकाल के, यानी कि हर को समान करके या हम उनका एलसीएम निकाल कर उन भिन्नों को आपस में उनका कंपैरिजन कर सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं। और उसके बाद में हमने जो सेकंड मेथड पढ़ा था वह पढ़ा था दशमलव का, यानी कि दशमलव यानी कि पॉइंट वाला जो कंसेप्ट था वो पढ़ा था हमने। कोई भी भिन्न है उसके अंदर डिवाइड करने के बाद जब हमारी भिन्न, जैसे मान लो हमारे पास भिन्न है 2/7, तो और इसको 2 में 7 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 0.28। तो इस प्रकार से हम पॉइंटों में चेंज करने के बाद भी भिन्नों का आपस में कंपैरिजन यानी कि उनकी तुलना कर सकते हैं। इसके बाद में हमने जो तीसरा मेथड पढ़ा था वो था कि जब अंश और हर में एक वर्धीय है वो हमारे निश्चित क्रम में ना हो, यानी कि अंश और हर में जो डिफरेंस है उनका अंतर निकालने के बाद में, उनका हम अंतर निकालने के बाद में एलसीएम कर रहे थे। अंतर निकालकर एलसीएम करके फिर उसको आप हम हल कर रहे थे। हल कर रहे थे अंश बटा के अंतर, उसका अंतर लिखने के बाद अंश बटा अंतर गुणा में एलसीएम लिख के उसको हम हल कर रहे थे। तो ये तीनों मेथड हमने कल जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर ये तीनों मेथड देखे थे। अब दोस्तों, उसके अंदर हमने एक क्वेश्चन भी देखा था कि जिसके अंदर हमने कोई भी 4 बिने ली थी और उनको आरोही क्रम में किस प्रकार हमने सजाया था। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी फ्रैक्शन के भाग के अंदर, और क्वेश्चन देखते हैं कि आगे किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है 23/28, 23/28, 37/41, 47/55, कोमा में है 31/36 का अवरोही क्रम होगा। का अवरोही अवरोही क्रम होगा। अब हमको अवरोही क्रम बताना है। अब अवरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों घटते क्रम में, यानी कि पहले सबसे बड़ी भिन्न, फिर उसके बाद में उससे छोटी भिन्न, उसके बाद और छोटी भिन्न, इस प्रकार से, यानी कि घटते हुए क्रम को कहा जाता है अवरोही क्रम, और बढ़ते हुए क्रम को कहा जाता है आरोही क्रम। तो इस प्रकार असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है। अवरोही क्रम को कहा जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश के अंदर। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जब इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन आए तो उसको हम हल कैसे करते हैं। अब हम तीसरे मेथड है, जो हमारा तीसरी विधि है, उसको ही हम यूज में लेंगे। तो तीसरा जो हमारा मेथड था उसके अंदर मैंने आपको बताया था जब भी हमारे पास इस प्रकार से भिन्न दी जाती है तो सबसे पहले हम उनका अंतर देखेंगे। 23 और 28 में अंतर है 5 का, और 37/41 इसके अंदर डिफरेंस कितने का है, इसके अंदर 4 का डिफरेंस है। और 47/55 इसके अंदर हमारा डिफरेंस है 8 का। और 31/36 इसके अंदर डिफरेंस है हमारे पास 5 का। तो सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे। अंश और हर के अंदर जो डिफरेंस होता है वह हमारा डिफरेंस कितना है। अब हम क्या करेंगे, जो भी डिफरेंस आया है इनका एलसीएम निकालेंगे। 5, 4, 8 और 5, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इन चारों संख्याओं का एलसीएम अगर आप देखोगे तो आपके पास आएगा 40, यानी कि 40 वह छोटे से छोटा नंबर है जिससे ये सभी डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि 40 के अंदर 5 का, 4 का, 8 का और 5 का, इन सभी का भाग चला जाता है। तो एलसीएम का हम पूरा चैप्टर करेंगे तब इसको समझेंगे कि एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है, लघुत्तम समापवर्ती बोला जाता है इसको, तो वो किस प्रकार से निकाला जाता है। तो अब हम देखते हैं आगे हमने
कल हमने जो पढ़ा था एक मेथड अंश बटा के अंदर अंतर, अंश बटा में अंतर गुणा में एलसीएम। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो अंश ऊपर है हमारे पास 23, 23 बटा में अंतर आएगा, अंतर है हमारा 5, 23 बटे में 5 गुणा में एलसीएम, एलसीएम हमारा कितना है 40, तो गुणा में आएगा 40। इसको आप हल करोगे 5 8 40, और 23 को जब आप 8 से गुणा करोगे 23 8 184 यानी कि 184। इसके बाद में आप देखोगे नेक्स्ट है हमारे पास अंश बटा अंतर में 37 वाली जो भिन्न है ये, तो 37 बटा में आएगा आपके पास अंतर, तो अंतर है आपका 37 और 41 में 4 का अंतर है, तो बटा में 4 आएगा, गुणा में 40 आएगा। अब 4 से इसको काटोगे ये आएगा 10 चौके 40, और 37 को 10 से गुणा करोगे ये आएगा 370। फिर आगे नेक्स्ट भिन्न है आपके पास 47 वाली, तो 47 हो गया, अंश बटा में अंतर लिखना है, अंतर हमारा है 8, बटा में लिखेंगे 8, गुणा में आएगा 40, 8 पंजे 40, और फिर 47 को आप क्या करोगे 5 से गुणा करोगे, तो 47 पंजे 235। इसके बाद में नेक्स्ट पिन है हमारी 31 वाली, ये वाली पिन, तो हम लिखेंगे यहाँ 31 बटा में अंश आ गया हमारा 31, अब हमें अंतर लिखना है, अंतर है हमारा 5, तो 31 बटा में 5 गुणा के अंदर आएगा 40, इसको आप काटोगे तो 5 8 40, 31 को फिर आप 8 से गुणा करोगे तो ये आएगा 31 8 248। अब हमने सभी भिन्नों को इस प्रकार से हल कर लिया। तो अब क्या करेंगे हम, जब ऐसे भिन्नें सभी हल हो जाएंगी अब हम इनकी वैल्यू देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू देखेंगे, यानी कि इनका मान किस प्रकार से आया और सबसे कम मान किस भिन्न का है। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर सबसे कम मान आया 184, यानी कि जो 23 वाली भिन्न है ये इसका मान सबसे कम आया है। तो जो जिसका अवरोही क्रम में से जाना है, इसको इसको क्या करना है, अवरोही क्रम में से जाना है, यानी कि जिसका मान बड़ा होगा वह भिन्न भी क्या होगी, हमारी बड़ी होगी। जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वह भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे इसको, अब आप देखोगे 370 वैल्यू, 184, 235 और 248, तो ये चार वैल्यू हमारे पास निकल के आई हैं। इनमें सबसे बड़ी भिन्न है 370 वाली, उससे छोटी हो जाएगी फिर 248 वाली, फिर आएगी 235 का नंबर, और फिर आएगा 184 का। इस क्रम में हम इन भिन्नों को लिखेंगे। तो हमें अवरोही क्रम लिखना है, यानी कि घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ी भिन्न है 37 वाली, तो 37 बटा 41 हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 37 बटा 41। अब इससे छोटी भिन्न देखेंगे तो इस 37 बटा 41 से छोटी भिन्न हो जाएगी 31 बटा 36 वाली, यानी कि ये 248 वाली, ये वाली भिन्न है। तो ये है 31 बटा 36 वाली भिन्न है, इससे छोटी, और 31 बटा 36 से छोटी भिन्न हो जाएगी हमारी 47 बटा 55 वाली, तो इससे छोटी भिन्न होएगी 47 बटा 55। और सबसे छोटी भिन्न जो हमारी है वो जिसका वैल्यू सबसे कम आया है 184, 184 वाली भिन्न हमारी सबसे छोटी है, तो ये भिन्न है 23 बटा 28। तो 23 बटा 28 वाली भिन्न है, ये हमारी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने इनको कर अवरोही क्रम में सजा दिया। सबसे बड़ी भिन्न है 37 बटा 41, फिर उससे छोटी है 31 बटा 36, उससे छोटी है 47 बटा 55, और सबसे छोटी है 23 बटा 28। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, अब अवरोही क्रम में से जाए तो इस प्रकार से लिखते हैं। कई बार क्या होता है, ऐसे पूछ लेता है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न है 37 बटा 41, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछता है कि सबसे छोटी भिन्न इनमें से कौन सी है, तो सबसे छोटी भिन्न है 23 बटा 28। तो जब भी कोई निश्चित क्रम ना हो हमारे पास, यानी कि अंश और हर में वृद्धि जो हमारी है वह निश्चित क्रम में अगर नहीं हो रही, तो फिर उसको उसको हम हल करने के लिए इस प्रकार से मेथड यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, अंश और हर का सबसे पहले अंतर निकालते हैं। डिफरेंस देखने के बाद में हम क्या करेंगे, उस डिफरेंस का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम का सभी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और मेथड ये रहेगा, अंश बटा में जो अंतर आता है वो लिखेंगे नीचे, और गुणा में एलसीएम करेंगे। गुणा के अंदर एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे एलसीएम से।
तो इन सभी को इस प्रकार से हम हल करेंगे, तो जो वैल्यू आती है तो वैल्यू पे डिपेंड करती है कि कौन सी पिन हमारी छोटी है और कौन सी पिन हमारी बड़ी है। अब देखोगे तो 184 सबसे कम वैल्यू आई है 184, फिर आई है 235, 248, 370। तो इसी क्रम के अंदर जो ये पिन होगी वो बड़ी और छोटी लिखी जाएंगी। और जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वह हमेशा क्या होती है, बिन बड़ी होती है। यानी कि जिसकी तरफ मुंह खुला है वह बिन हमेशा बड़ी होगी, दूसरी वाली बिन उससे छोटी हो जाएगी। अब हमने देखा अवरोही क्रम में किस प्रकार से बिनों को हल किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक दोस्तों जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़े भिन्न के अंदर इस चैप्टर के अंदर, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो हमारा अंश है वह हर से हमेशा क्या था, ऊपर वाली संख्या छोटी थी। ऊपर वाली संख्या देखोगे यहाँ 37/41, तो 37 क्या है हमारा, छोटा है 41 से। 47/55, तो 47 हमारा 55 से क्या है, छोटा है। और 31/36 में 31 क्या है हमारा, हर से छोटा है। यानी कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या हमेशा क्या थी, छोटी थी। यानी कि अंश हमारा क्या था, हर से छोटा था। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े उसमें अंश हर से क्या था, छोटा था। अब हम देखेंगे कि अगर हर से अंश क्या है, बड़ा आ जाए, यानी कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से अगर बड़ी आ जाए, तो फिर उसके अंदर हम भिन्नों को छोटे और बड़े क्रम में किस प्रकार रखते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट इसके अंदर। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं आगे। यदि भिन्न का हमारा हर नीचे वाली संख्या वो छोटी आ रही है, तो हम उसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो उसके अंदर होगा क्या कि अभी अब हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 25/19। अब इसके अंदर क्या है कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से क्या है, बड़ी है। तो 25/19, 17/8, आ गया है 35/31 और 47/33, 47/43। तो 25/19, 17/8, 35/31, 47/43 में सबसे बड़ी भिन्न होगी। में सबसे में सबसे बड़ी भिन्न होगी। अब हमने बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न इसमें से कौन सी होगी, यानी कि कौन सी फ्रैक्शन है वो सबसे बड़ी है। तो अभी तक का जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़े थे दोस्तों, उन सभी क्वेश्चंस में क्या था कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से हमेशा छोटी आ रही थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से क्या है, बड़ी है। यानी कि हमारा जो अंश है वो हमारा हर से क्या है, बड़ा है। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि हमें ऊपर वाली संख्या है जो संख्या, तो इसमें क्या होगा, जो संख्या हमें छोटी प्राप्त होगी वह हमारी भिन्न बड़ी हो जाएगी। यानी इसमें काम उलट हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे 25/19। इसके अंदर डिफरेंस चेक करोगे आप, तो कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। अंतर कितने का है, 6 का। फिर आप देखोगे 17/8, इसमें अंतर है 9 का। इसके बाद 35/31, इसमें आप अंतर देखोगे तो अंतर आएगा 4 का। फिर 47/43, इसके अंदर आप डिफरेंस चेक करोगे तो ये आएगा डिफरेंस 4 का। तो अब इसमें सबसे पहले क्या करोगे, आप जितने भी हमारे डिफरेंस है अंतर है उनका आप एलसीएम लोगे। तो 6, 9, 4, फिर आगे 4, इसका आप एलसीएम देखोगे तो इसका एलसीएम आएगा आपके पास में 36, यानी कि 36 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो मैं ये डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसका एलसीएम 36 है। और जैसे पीछे क्वेश्चन किया था इसमें देखा था कि हमने 5, 4, 8, 5 का एलसीएम 40 है। तो ये दोस्तों आप देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं। आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना होता है, एक ऐसा नंबर ढूंढना होता है जिसके अंदर इन सभी का भाग चला जाए। तो वो आपका क्या होता है, एलसीएम होता है, वो आपका लघुत्तम समापवर्ती होता है। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले हमने इनका डिफरेंस चेक किया, फिर हमने इसका एलसीएम लिया। मेथड हमारा सेम ही रहेगा, तरीका वही सेम रहेगा। अंश बटा के अंदर हम लिखेंगे अंतर को और गुणा करेंगे प्रत्येक स्टेप के अंदर एलसीएम से। इसी मेथड से हम इसको हल करेंगे। तो अंश देखोगे तो अंश है आपके पास के अंदर क्या, कितना दिया हुआ है, अंश दिया हुआ है आपके पास 25। अंश है आपके पास 25, इसके अंदर बटा में अंतर, अंतर देखोगे तो इसमें आएगा अंतर 6 का ही। तो गुणा में एलसीएम, तो गुणा एलसीएम कितना है आपके पास 36, तो गुणा आएगा 36 से।
तो 6 × 6 = 36, 25 × 150, तो 150 आ जाएगा इसका। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे 17 वाला। 17 अंश है जिसमें उसमें अंतर कितना है, 17 अंश के अंदर अंतर है 9 का, और गुणा एलसीएम से करेंगे तो एलसीएम है हमारा 36, तो गुणा करेंगे 36 से। 9 चौके 36, 17 चौके 68, तो 68 हमारा यहाँ लिखा जाएगा। इसके बाद आप देखोगे तो नेक्स्ट है 35 वाला। 35 जिसका अंश है और इसमें अंतर है 4 का, तो बटा में आएगा 4, गुणा में आएगा 36, 4 निम 36, और फिर 35 को 9 से करोगे तो 35 निमा 315। फिर आगे देखोगे आप तो आगे है 47 बड़ा। 47 हमारा अंश है, अंश बटा में अंतर लिखेंगे, अंतर हमारा यहाँ 4 है, और गुणा के अंदर क्या आएगा, एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम है हमारा 36। 4 नीमा 36 आएगा, और फिर 47 नीमा 423, ये आएगा 423। इस प्रकार से हम सभी को हल करेंगे। अब आप देखोगे कि अब हम इसको बिनों में सबसे बड़ी बिन ढूंढनी है कि सबसे बड़ी बिन हमारी कौन सी है। आप एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज को आप ध्यान में रखना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जब भी हमारा अंश होता है वो हर से बड़ा हो, यानी कि ऊपर वाली संख्या इसमें सभी में क्या है, बड़ी है। अब तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े थे उसमें काम उलट था, उसके अंदर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में बड़ी है। इस चीज को आप खास ध्यान रखना। जब भी ऐसा हो तो क्या होगा, जो संख्या हमें छोटी प्राप्त होती है वह भिन्न हमारी बड़ी होगी। यानी कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 150, 315, 423 और 68 में आप देखोगे तो सबसे छोटी संख्या है 68, यानी कि 68। ये वाली संख्या हमारी क्या आ रही है, सबसे छोटी आ रही है। तो ये जो भिन्न है, ये 17 वाली भिन्न है, 17/8 वाली, ये भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। यानी कि 17/8 भिन्न है, ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा उत्तर होगा। तो सबसे बड़ी भिन्न होगी हमारी 17/8। अब 17/8 कैसे आई, क्योंकि इसके अंदर आप वैल्यू देखोगे तो सबसे छोटी वैल्यू देखोगे, जो सबसे कम वैल्यू है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है इस क्वेश्चन में। ये भिन्न सबसे बड़ी कब होती है, जो जिसके अंदर वैल्यू सबसे कम होती है। लेकिन जो पिछला क्वेश्चन पढ़ा था उसके अंदर आप देखोगे कि सबसे बड़ी भिन्न थी, जो ये जो सबसे बड़ी भिन्न थी जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आई थी, वही भिन्न हमारी सबसे बड़ी हो गई थी। इसके अंदर ये कारण क्यों था, इसके अंदर यही था कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से क्या थी, छोटी थी। यानी कि जो भिन्न दी गई थी हमें, उसके अंदर अंश ऊपर वाली संख्या हमेशा छोटी थी। जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से छोटी हो दोस्तों, फिर तो आप यह देखोगे कि जिसकी वैल्यू ज्यादा है वह भिन्न बड़ी होती है। लेकिन जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से क्या हो, बड़ी हो, इन सभी में क्या है, ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली से, तो फिर आप देखोगे जिसकी जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी वह भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। इसी क्रम के अंदर अब इसको आप आरोही या अवरोही क्रम में लिखना चाहो तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी ये 68 वाली। इसके बाद सेकंड नंबर है, ये आएगा हमारा फर्स्ट प्लेस पे। सेकंड देखोगे तो इन सभी में दूसरी बड़ी हो जाएगी 150 वाली, ये भिन्न इससे बड़ी, ये सबसे बड़ी। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे आएगी ये वाली भिन्न, और अब इन दोनों में देखोगे तो ये इसका नंबर आएगा तीसरा, तो ये भिन्न आ जाएगी तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे यानी कि सबसे छोटी भिन्न होगी वह हमारी आएगी 423 वाली। इसमें इस प्रकार से इसको हम आरोही या अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात इतनी है दोस्तों, आपको अंश और हर में देखना है कि आपकी ऊपर वाली संख्या छोटी है या बड़ी है। अगर दोस्तों ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से छोटी है, तो फिर आप जिसकी वैल्यू जिस अकॉर्डिंग आती है वह भिन्न उसी अकॉर्डिंग लिखी जाती है। यानी कि फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से छोटी है, इसका मतलब जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी वह भिन्न भी सबसे छोटी होगी, और जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी वह भिन्न भी सबसे बड़ी हो जाएगी। लेकिन जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से बड़ी हो जाए, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको उलट काम करना है। जो वैल्यू सबसे कम आएगी वह भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। इस बात का आप खास ध्यान रखना, वरना आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे। हल करने के बाद में भी आप गलत कर सकते हो, गलती हो सकती है, इस चीज का आप खास ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, अब हम आगे पढ़ते हैं दशमलव भिन्न के बारे में, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे वो एक सिंपल भिन्न की तरह थे, और आगे हम देखते हैं कि जो हमारी डेसिमल फ्रैक्शन होती है, दशमलव भिन्न होती है, उसको हम किस प्रकार से आगे देखते हैं, उसकी डेफिनेशन वगैरह, उसके क्वेश्चन।
तो जो दशमलव भिन्न होती है उसको क्या कहते हैं, किस प्रकार से ये लिखी जाती है? दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न को बोला जाता है डेसिमल। दशमलव को कहा जाता है डेसिमल और भिन्न का को कहा जाता है फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन। तो दशमलव भिन्न होती है जो, वो क्या होती है इसके अंदर दोस्तों? जो हमारी डेसिमल फ्रैक्शन होती है, दशमलव भिन्न होती है ऐसी संख्या जिसके हर 10 या 10 की घातों में हो। 10 या 10 की घातों के अंदर जिसके हर होता है, नीचे वाला भाग होता है, वो 10 हो या 10 की घातों में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? दशमलव पद्धति में लिखा जाए तो उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि दशमलव को क्या, जैसे हमने दशमलव होता है, इस पॉइंट का मतलब होता है दशमलव। अब यहाँ आपको ये वाला जो पॉइंट है इसका मतलब क्या है? दशमलव कहते हैं इसे। इंग्लिश में हम पॉइंट कह देते हैं। जैसे मैंने यहाँ वैल्यू लिख ली 0.75 लिखा, तो ये पॉइंट है, इसको हम क्या कहेंगे? दशमलव। ये होता है हमारा दशमलव और इसको हम इंग्लिश में पॉइंट बोल देते हैं। तो 0.75 में ये पॉइंट क्या है? दशमलव है। और अब हम बात करें कि 0.75 क्या है, तो 0.75 हमारी हो जाएगी दशमलव भिन्न। इसे कहेंगे हम दशमलव भिन्न। आगे हम देखेंगे कि इस प्रकार से जब पॉइंट होता है तो उसको हम हल भी किस प्रकार से करते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये होती है हमारी दशमलव भिन्न। अगर मैंने लिख दिया यहाँ 0.21, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? दशमलव भिन्न। यानी कि पॉइंट के अंदर जब भी पॉइंट लगा हो कोई भी संख्या के अंदर, तो वो हमारी दशमलव भिन्न कहलाएगी। अब इसके कुल दो भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। जैसे मैंने मान लो यहाँ लिखा 24 पॉइंट यहाँ लिखा 26। तो अब इसके अंदर दो भाग हो गए। ये जो संख्या है 24.26 में दो भाग है। जो पहले वाला भाग है 24, जो पहले वाला 24 भाग है, इसको तो हम कहेंगे पूर्ण भाग, कंप्लीट पार्ट कहेंगे इसको। पूर्ण भाग होगा हमारा 24। और जो 26 है, जो 26 है, 26 है, ये हमारा हो जाएगा दशमलव भाग। इसको बोलेंगे हम दशमलव भाग। तो इसके अंदर जो हमारी दशमलव भिन्न होती है, इसके दो भाग होते हैं। एक तो पॉइंट से जो पहले वाला भाग होता है, पॉइंट से जो ठीक पहले वाला भाग होता है, उस संख्या को बोलते हैं हम पूर्ण भाग यानी कि कंप्लीट पार्ट। और जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम दशमलव भाग। तो इस प्रकार से दशमलव संख्या के कितने भाग होते हैं? कुल दो भाग होते हैं। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों कि इसको हल किस प्रकार से किया जाता है। यानी कि कई बार हमारे पास क्वेश्चन में आता है, पॉइंट वाली संख्या आती है, तो हमको समझ में नहीं आता कि इसको हल कैसे करना है। जैसे अब मैं आपको, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़ी काम की है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 0.27, मैंने लिखा 0.27 यानी कि 27 लिखा। तो 0.27 को अगर आप हल करोगे तो किस प्रकार करोगे? इस पॉइंट को आप जब हटाओगे दोस्तों यहाँ से, तो फिर बटा के अंदर क्या करोगे? एक के बाद जीरो लगानी होती है। तो अब पॉइंट के बाद अक्षर देखोगे आप कितने अक्षर है, तो यहाँ अंक देखोगे। तो पॉइंट के बाद दो अंक है हमारे पास, एक तो है 2 और एक 7। तो हमारे पास कुल कितने अंक है? दो अंक है। तो एक के बाद आप दो जीरो को लगाओगे। इस प्रकार से ये हल होगा। तो इसको हम 0.27 है, इसको लिख सकते हैं 27/100। यानी कि जब भी दशमलव भिन्न को आप साधारण भिन्न में बदलोगे, तो किस प्रकार से बदलोगे? आप पॉइंट को हटा के नीचे एक के बाद उतने जीरो लगाओगे। जैसे अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाए। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा 0.452 यानी कि 452, ये संख्या लिखी। अब इसको मान लो हमको साधारण भिन्न में बदलना है। अब इसको हमने क्या करना है? साधारण भिन्न में बदलना है। साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? इस पॉइंट को हटाएंगे यहाँ से। यहाँ पॉइंट हटाओगे तो बटा के अंदर क्या लिखोगे? एक के बाद जीरो लिखोगे। अब मैंने यहाँ 3 जीरो इसलिए लगाई क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास कितने अंक थे? 3 अंक थे। हमेशा दाईं तरफ देखे जाते हैं, यानी कि राइट साइड, दाईं तरफ, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम राइट साइड। राइट साइड, राइट साइड यानी कि दाईं तरफ देखेंगे कितने अंक हैं। जितने अंक दाईं तरफ होते हैं उतने ही नीचे एक के बाद जीरो लगाई जाती है। यानी कि पॉइंट के बाद में दाईं तरफ 3 अंक हैं, तो एक के बाद आप 3 जीरो लगाओगे। तो 0.452 को आप क्या लिखोगे? 452/1000, ये संख्या लिखी जाएगी इस प्रकार से। आपको बस इतना देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी अक्षर हैं।
तो जितने अंक पॉइंट के बाद दिए जाते हैं उतने ही इसमें नीचे जीरो लगाए जाते हैं एक के बाद। इस प्रकार से इसको हल किया जाता है, यानी कि दशमलव बिन को साधारण बिन में बदलने के लिए आप इस तरह से मेथड का यूज करोगे। यानी कि नीचे जितने दशमलव के स्थान पर दशमलव के बाद जितने अंक होंगे ऊपर की साइड उतने ही आप एक के बाद जीरो लगाओगे। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि पॉइंट आ जाता है ऊपर नीचे दोनों तरफ। जैसे आगे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2.67, ये मैंने एक नंबर लिखा 2.67 और नीचे की तरफ लिखा मैंने 4.31, ये मैंने एक संख्या लिखी। यानी कि 2.67 में हमें 4.31 का क्या करना है, भाग करना है। जब भी इस प्रकार से संख्या आए तो आपको एक बात खास ध्यान रखनी है, अंश और हर के अंदर दशमलव के बाद वाले अंकों की संख्या अगर समान हो, अंकों की संख्या क्या हो, समान हो, यानी कि अंश वाला भाग ऊपर वाला भाग और नीचे वाले ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं में पॉइंट के बाद दोनों तरफ पॉइंट यहाँ भी है और यहाँ भी, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है और नीचे भी पॉइंट के बाद राइट साइड में 2 अंक है। तो ऊपर और नीचे संख्याएं अगर ऊपर नीचे बराबर हैं तो आप डायरेक्ट पॉइंट को पॉइंट से हटा सकते हो और सीधा एक ही नंबर लिख सकते हो, 267/431, यानी कि पॉइंट को आप डायरेक्ट हटा सकते हो। लेकिन आप कब हटा सकते हो, ये चीज तब हटा सकते हो जब पॉइंट के बाद में अंकों की संख्या ऊपर और नीचे बराबर हो। जब पॉइंट के बाद अंकों की संख्या ऊपर नीचे बराबर है तो आप डायरेक्ट पॉइंट को हटा के उस संख्या को लिख सकते हो। जैसे मैंने मान लो यहाँ नंबर लिखा 4.1, नीचे लिखा 7.8, ये दोनों संख्याएं लिख दी। अब आप डायरेक्ट पॉइंट को हटा सकते हो और इसको लिख सकते हो 41/78। ऐसा क्यों कर सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद अंकों की संख्या राइट साइड में दाईं तरफ देखी जाती है, यानी कि इस साइड राइट साइड में देखोगे आप तो पॉइंट के बाद अंकों की संख्या दोनों तरफ ऊपर और नीचे बराबर है। अगर अब संख्या कई बार क्या होता है दोस्तों की संख्या कम या ज्यादा हो, यानी कि बराबर ना हो, अंश और हर में दशमलव के बाद वाले अंकों की संख्या अगर असमान है, बराबर नहीं है, तो आप क्या करोगे, दोनों ओर जीरो लगा के उसको हल करोगे। जैसे अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास आगे एक नंबर है 3.275 और बटा के अंदर कोई मान लो नंबर आ गया 36.9, ये ऊपर नीचे संख्याएं आ गई। अब तक तो था ऊपर नीचे संख्याएं क्या थी, पॉइंट के बाद में हमारी राइट साइड के अंदर संख्याएं अंक थे जो वो क्या थे, बराबर थे। यानी कि पॉइंट के बाद या तो ऊपर नीचे एक एक अंक था या दो दो अंक थे या तीन तीन अंक हो, ऊपर नीचे अंक क्या हो, बराबर हो राइट साइड। अब अंक यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ तो ऊपर तो देखोगे आप तो पॉइंट के बाद आपके पास 3 अंक दिए गए हैं और नीचे की तरफ पॉइंट के बाद 1 अंक है। जब भी आपके पास इस प्रकार की कंडीशन हो तो क्या करोगे, ऊपर जो संख्या लिखी है और नीचे जो संख्या लिखी है उसको लिखोगे आप डायरेक्ट सीधा। अब देखोगे नीचे पॉइंट हटाओगे, नीचे की तरफ जब पॉइंट हटाओगे आप, यानी कि यहाँ पॉइंट लगा है 36.9 के बीच में, ये पॉइंट हटा दिया यहाँ से, तो पॉइंट के बाद 1 अंक है तो ऊपर आप एक जीरो लगाओगे, ऊपर आप एक जीरो लगाओगे। यानी कि नीचे पॉइंट के बाद 1 अंक है तो ऊपर एक जीरो लगेगी। उल्टी तरफ नीचे नीचे से पॉइंट हटाया तो ऊपर जीरो लगेगी और ऊपर से पॉइंट हटाओगे तो नीचे जीरो लगेगी। अब ऊपर से ये वाला पॉइंट हटा दिया यहाँ से, तो पॉइंट के बाद कितने अंक है हमारे पास, 3 अंक दिए गए हैं, तो नीचे कितनी जीरो लगेगी, 3 जीरो लगेगी। तो नीचे हम लिखेंगे यहाँ 3 जीरो। अब एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगी और हमारे पास क्या बचेगा, 6275 बटा के अंदर बचेगा 36,900। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इस पॉइंट वाली संख्या को हमने कन्वर्ट करने के बाद ये चीज लिख सकते हैं। बस बात में एक ही बात का ध्यान रखना है, ऊपर जब आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे की तरफ जीरो लगाओगे और नीचे जब पॉइंट हटाओगे तो ऊपर की तरफ जीरो लगेगी। अब जितने और जीरो कितनी लगेगी, यानी कि 1 जीरो 2 जीरो या 3 जीरो कितनी लगेगी, इसका आपने ये देखना है कि पॉइंट के बाद अंक कितने दिए गए हैं। मान लो अगर पॉइंट के बाद आपके पास 1 अंक है यहाँ नीचे, तो ऊपर की तरफ एक जीरो लगेगी और ऊपर से पॉइंट हटाया आपने तो पॉइंट के बाद 3 अंक थे तो हमने 3 जीरो नीचे की तरफ लगा दी। यानी कि उतनी ही जीरो, अगर पॉइंट के बाद अंकों की संख्या ऊपर नीचे, जैसे ये वाला क्वेश्चन था तो इसमें क्या था कि पॉइंट के बाद अंकों की संख्या बराबर थी ऊपर नीचे, तो आप डायरेक्ट सीधी सीधी संख्याएं लिख सकते हो, दोनों तरफ पॉइंट हटा सकते हो।
क्योंकि नीचे से जब पॉइंट हटाओगे तो ऊपर दो जीरो लगेगी, और फिर ऊपर से पॉइंट हटाओगे तो नीचे दो जीरो लगेगी, और वो दो दो जीरो आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ संख्या रह जाएगी। इस प्रकार से हम जब भी पॉइंट पॉइंट के बाद अंकों की संख्या अगर ऊपर नीचे बराबर हो तो आप डायरेक्ट पॉइंट को हटा सकते हो, और लेकिन जब अंकों की संख्या पॉइंट के बाद में बराबर ना हो तो आप इस प्रकार से जीरो जीरो लगा के उसको काट सकते हो। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी दशमलव भिन्न होती है वह आगे दो प्रकार से होती है, यानी कि उसके आगे नेक्स्ट कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। अब हम पढ़ते हैं दशमलव भिन्न के आगे कुछ जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में। तो जो हमारी दशमलव भिन्न है, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, तो ये आगे दो प्रकार की होती है। दशमलव भिन्न हमारी दो टाइप्स की होती है, तो इसको दो भागों में बांटते हैं। तो पहला जो भाग होता है दोस्तों, उसका नाम होता है शांत दशमलव भिन्न, शांत, शांत दशमलव भिन्न। और दूसरा भाग होता है उसका नाम होता है अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न। ये दशमलव भिन्न के आगे दो प्रकार होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, शांत दशमलव भिन्न किसे कहते हैं और अशांत दशमलव भिन्न हम किसे कहते हैं। दोस्तों, जो शांत दशमलव भिन्न होती है उसके अंदर क्या होता है कि जब किसी अंश में हर का हम भाग देते हैं, अंश में जब हर का भाग देने पर दशमलव के एक या दो अंकों के बाद अंश हमारा पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, शांत दशमलव भिन्न कहेंगे। ये अर्थात कुछ ही अंकों के बाद में हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाए, यानी कि पॉइंट के बाद में एक या दो या तीन अंकों के बाद हमारा क्वेश्चन अगर पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो रही है कोई भी संख्या, तो वो हमारी शांत दशमलव भिन्न कहलाएगी। और अगर वह कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रही, यानी कि उसके अंदर पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही, तो वह हमारी अशांत दशमलव भिन्न कहलाएगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि शांत दशमलव भिन्न क्या होती है और अशांत दशमलव भिन्न क्या होती है। जैसे मैंने मान लो यहाँ एक संख्या ली, मैंने यहाँ संख्या लिखी 15। अब 15 में मैं दो का भाग दे रहा हूँ, 15 में मैं क्या कर रहा हूँ, दो का भाग दे रहा हूँ। 15 में आप दो का भाग दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 15 का आधा, यानी कि 7.5, 7.5। तो ये 7.5 के बाद में आपका जो भागफल है ये पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप 15 में दो का भाग दोगे तो दो साते 14, एक एक बचेगा। अब एक बचेगा, ऊपर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो जीरो आएगा, और दो पंजे 10। तो ये पूरा कंप्लीट यहाँ हल हो जाएगा, यानी कि कोई भी नीचे शेषफल नहीं बच रहा। तो आपके पास संख्या आ रही है, यहाँ भागफल कितना आ रहा है, 7.5 आ रहा है। तो ये पूर्णतः आपका 15 में दो का पूर्णतः विभाजित हो गया, 15 दो से पूर्णतः डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब ये जो 7.5 आया ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव भिन्न हो जाएगा। इसी प्रकार से आप और एग्जाम्पल भी देख सकते हो। जैसे 3 में मैं 4 का भाग दूं तो आपके पास आंसर आ रहा है, आएगा 0.75, 0.75। तो 3 में 4 का भाग भी पूरा पूरा चला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉइंट के अंदर ये 5 तक हल होगा, 0.75 तक हल होगा, तो 0.75 आपका क्या हो जाएगा, शांत दशमलव भिन्न हो जाएगी। यानी कि इसके अंदर भी आप डिवाइड पूरा पूरा कर रहे हो, यानी कि जिस संख्या में जिस अंश के अंदर अंश होता है हमारा ऊपर वाला भाग, अंश के अंदर अगर नीचे वाला हर का भाग पूरा कंप्लीटली चला जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वो होगी हमारी शांत दशमलव भिन्न। अगर पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी कि वो भागफल चला ही आगे, हम पॉइंटों के अंदर क्वेश्चन को आगे हल करते रहे और कभी भी वो कंप्लीट ना हो, तो वो कहलाएगा हमारा अशांत दशमलव भिन्न, उसे हम अशांत दशमलव भिन्न कहेंगे। जैसे अब 3 में 2 का भाग दे रहे हो तो ये 1.5 आएगा, ये भी हमारा क्या होगा, शांत दशमलव भिन्न में आ जाएगा। या फिर आप क्या कर रहे हो, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आपके भिन्न के जो नीचे वाला हर होता है, जो नीचे वाला भाग होता है जिसे हम हर कहते हैं, भिन्न के हर दो या पांच अथवा इसकी कोई घात में हो या इसके कोई गुणनफल हो, तो वे सारे क्या होते हैं, हमारे दशमलव शांत दशमलव भिन्न कहलाती है वे सारी की सारी। यानी कि जब भी आप किसी संख्या को दो से या दो की पावर से, दो की पावर का मतलब दो की पावर 4, 8, 9, दो की पावर 4, 8, 16, 32,
या नीचे की तरफ 5 आ जाए, 15 आ जाए, 25 आ जाए, तो इस प्रकार से 2 या 5 की पावर में आप कभी भी डिवाइड करोगे संख्या को तो वह संख्या हमेशा पूरी पूरी कटेगी ही कटेगी, यानी कि उसमें पूरी तरह विभाजित हो जाएगी और वे सारी संख्याएं आपकी शांत दशमलव भिन्न में लिखी जाएंगी। अब इसके बाद में हम अशांत दशमलव भिन्न की बात करते हैं कि कौन सी संख्या अशांत दशमलव भिन्न में लिखी जाएगी। तो ये सारे क्या थे, एग्जाम्पल थे शांत दशमलव भिन्न के। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे अशांत दशमलव भिन्न किसे कहेंगे, यानी कि कौन सी संख्या ऐसी होगी जो अशांत दशमलव भिन्न में आएगी। जैसे आप मान लो 10 हमारा एक संख्या है 10, इसके अंदर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो। 10 में आप 3 के डिवाइड करके देखो, 10 में आप 3 से डिवाइड करोगे कितने पे जाएगा, 3 तिया 9, एक बचेगा, एक बचेगा भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगेगा, फिर जीरो आएगा, 10 आएगा, 10 फिर 3 तिया 9, एक फिर बचेगा, पॉइंट पहले से लगा हुआ तो एक ही बार पॉइंट लगता है, उसके बाद हमेशा जीरो लगाते हैं हम, जीरो आएगा 10, 3 तिया 9, फिर एक बचेगा। तो ये भाग कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, ये भाग कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि 10 में आप 3 का पूरा पूरा भाग एकदम कंप्लीट नहीं दे सकते, यानी कि जो अंश है हमारा 10 है, ये हर से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो 10/3 का जो हमारा आंसर आएगा वो 3.333 इस प्रकार से आगे चलता जाएगा, डॉट डॉट। ये कभी कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अशांत दशमलव भिन्न। ये अशांत दशमलव भिन्न होगी, यानी कि जिसको हम पूरी तरह से विभाजित ना कर पाए तो वो भिन्न हमारी अशांत दशमलव भिन्न होती है। और शांत दशमलव भिन्न वह होती है जिसके अंदर पूरा पूरा भाग चला जाए। तो ये सारी ये संख्याएं 10/3 है, या फिर हमारी जो पाई की वैल्यू होती है ना 22/7, तो वो भी कंप्लीटली आगे हल नहीं होती, जैसे 3.14 आगे चलती जाती है। तो वो ऐसी संख्याएं जिसके अंदर हम पूरी तरह विभाजित ना कर पाए तो वे सारी अशांत दशमलव भिन्न के अंदर लिखी जाएंगी। अब दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे, जो अभी तक हमने पढ़ा दशमलव भिन्न के दो दो भाग थे। दशमलव भिन्न के एक भाग था शांत दशमलव भिन्न और एक भाग था अशांत दशमलव भिन्न। और जो हमारा सेकंड भाग है अशांत दशमलव भिन्न, इसके भी आगे क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। ये मैं आगे डिटेल में इतना इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि अशांत दशमलव भिन्न के जो आगे दो भाग हैं उसमें से एक भाग से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम अशांत दशमलव भिन्न को आगे जो दो भाग है उनके बारे में पढ़ते हैं। अशांत, अब हम पढ़ेंगे अशांत दशमलव भिन्न के जो आगे दो भाग होंगे इसके उसके बारे में। तो अशांत दशमलव भिन्न के जो दो भाग होते हैं उसका क्या क्या नाम होता है। जो पहला भाग होता है अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न, इसके दो भाग होते हैं। इसका जो पहले वाला भाग होता है उसको बोलते हैं आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। और जो सेकंड भाग होता है उसे बोलते हैं अनावर्ती। ये पहला भाग होता है इसको बोलते हैं आवर्ती और सेकंड भाग को बोलते हैं अनावर्ती, अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न। तो आवर्ती जो पहला वाला भाग है इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार ये क्वेश्चन आया भी है। तो अब हम मैं आपको आगे क्वेश्चन भी बताऊंगा कि वो कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो अशांत दशमलव भिन्न है इसके दो भाग होते हैं, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न और अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। आवर्ती को इंग्लिश में बोला जाता है रिपीटिशन, यानी कि कोई भी नंबर का बार बार रिपीट होना आवर्ती कहलाता है। अनावर्ती यानी कि नॉन रिपीटेशन, वो नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा तो वो अनावर्ती हो जाएगा। तो जो आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न होती है इसका हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे ये आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। तो आवर्ती अशांत भिन्न वह होती है जब किसी अंश में हर का हम भाग दें, अंश में हम क्या करें, हर का भाग दें, तो दशमलव के बाद संख्याएं एक निश्चित क्रम में बढ़े, यानी कि उनकी एक निश्चित आवृत्ति होगी, निश्चित क्रम में बढ़ रही होंगी। जब भी संख्याएं कोई निश्चित क्रम में बढ़ेंगी तब उसको हम कहेंगे आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10/3 है, ये एग्जांपल वापस लेते हैं।
तो 10/3 हमारा क्या हो जाएगा, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न हो जाएगी। ये कैसे होगी, क्योंकि 10 में जब आप 3 का भाग दोगे तो 3.333 आगे इस प्रकार से डॉट 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 चलती जाती है यह संख्या लगातार चलेगी 3 के बाद में, यानी कि ये कभी खत्म तो होगी नहीं, क्योंकि ये अशांत दशमलव भिन्न खत्म नहीं होगी। और इनकी रिपीटिशन में भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक ही अंक आ रहा है, यानी कि यही यही अंक बार बार रिपीट होता रहता है, तो इसको कहते हैं आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। अब आप आगे देखोगे, जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिया 56, इसमें अगर आप 99 का भाग दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 0.56565656 इस प्रकार से आंसर आता जाएगा। यानी कि एक बार 5 आएगा, फिर 6 5 6 5 6, यानी कि एक तरह से आप देखोगे तो अंकों की रिपीटिशन हो रही है। यहाँ सिर्फ एक अंक था जो बार बार रिपीट हो रहा था, और यहाँ 56 जो संख्या है ये बार बार रिपीट हो रही है। तो और ये भी क्या है, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न का भाग है। ये थी हमारी आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, और इसके अंदर जो 10/3 है, जैसे ये इसकी आवर्ती हो रही है बार बार, कोई भी एक फिक्स नंबर बार बार रिपीट होता है तो उसको हम बोलते हैं आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। अब जब 10/3 में जैसे 3.333 इस प्रकार से रिपीटिशन हो रही है, तो अब हम इसको इसके ऊपर बार लगाकर इसको लिखते हैं। जैसे हम इसको लिखेंगे 3.33 को, तो इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा 3 पॉइंट, फिर जितने अंकों पे का रिपीट हो रहा है उसके ऊपर इस प्रकार से एक डंडी लगाते हैं। इस डंडी को बोलते हैं दोस्तों बार। तो 3.3 बार, इस प्रकार से इसको हम लिखते हैं। और इस संख्या को अगर लिखना होगा तो हम लिखेंगे 0.56, यानी कि 56 रिपीट हो रहा है बार बार, 56, तो 56 के ऊपर हम बार लगा देंगे, तो इसको लिखा जाएगा 0.56 बार, इसको लिखा जाएगा 3.3 बार। तो ये होता है आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, और इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न के बारे में। अनावर्ती अशांत अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न क्या होती है? आवर्ती जो थी, जो पिछला क्वेश्चन हम पढ़ा था हमने, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, उसके अंदर तो हम डिवाइड करते हैं तो कोई भी संख्या बार बार क्या होती है, रिपीट होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न है, इसके अंदर क्या फर्क होता है कि जब कोई भी संख्या अंश में हम हर का भाग देंगे तो दशमलव के बाद वाली संख्याएं निश्चित क्रम में न बढ़े, कोई भी उनका निश्चित क्रम ना हो। जैसे उनका कोई भी संख्या उलट पुलट आ जाए तो वो होगी हमारी अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। वे सारी क्या होंगी, अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न हो जाएंगी। जैसे मान लो मैं 6 के अंदर 7 का भाग दे रहा हूँ। अब आप 6 के अंदर 7 का भाग दोगे तो 0.8, 5, फिर 7, फिर 1 4 2 इस प्रकार से आगे संख्याएं आएंगी। तो पॉइंट के बाद के अंदर क्या होगा, उलट पुलट संख्याएं आएंगी, कोई भी निश्चित क्रम नहीं आ रहा। तो इसी प्रकार से आप मान लो 11 के अंदर 7 का भाग दे रहे हो, तो ये आएगा 1.1, फिर 0.57, 1428 डॉट 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 इस प्रकार से संख्याएं आएंगी। तो 11 में 7 का भाग भी उल्ट इस प्रकार से जाएगा, और 6 में 7 का भाग दोगे तो आप इस प्रकार से आपका आंसर आएगा। तो ये चीजें क्या होंगी, ये होंगी आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। ये अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न हो जाएंगे। ये इसलिए होंगे क्योंकि इसके अंदर देखो, पिछले वाला जो था आवर्ती आवर्ती वाला था, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, ये तो थी जिसके अंदर कोई एक फिक्स संख्या थी जो बार बार रिपीट हो रही थी। तो जब इस प्रकार से रिपीटिशन होता है संख्याओं का, एक ही संख्या बार बार आती है, तो उसको बोलते हैं हम आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। और जो ये रिपीटिशन वाला होता है, इसके अंदर से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड पार्ट है अनावर्ती वाला, और अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न है, इसके अंदर कोई भी संख्या बार बार रिपीट नहीं होगी, सारी संख्याएं क्या आएंगी, सारे अंक अलग अलग मिलेंगे आपको, 5 7 1 2 4 8 इस प्रकार से। तो ये होती है अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। चलिए दोस्तों, अब हम आगे उस क्वेश्चन की बात करते हैं जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार अक्सर पूछा गया है। जैसे दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे मेरे को लिखना है यहाँ पे 0.56
मैंने यहाँ लिखा 0.6 के ऊपर बार लगा दिया। 0.6 के ऊपर ये बार लगा दिए, एक डंडी लगा दी, इसका मतलब होता है ये बार। यानी कि हमने अभी तक पढ़ा था आवर्ती के बारे में। आवर्ती अशांत दशमलव बिंदु यानी कि जिस संख्या का बार बार रिपीटिशन होती है उसके ऊपर हम बार लगाते हैं। तो मैंने लगाया 0.6 के ऊपर बार, इसका मतलब 6 की क्या हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि इसकी रिपीटिशन हो रही है। तो इस चीज को हम क्या लिखते हैं, 0.6 के ऊपर बार लगाया जाता है। कई बार सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जीरो, इस प्रकार से कोई संख्या दी होगी और उसके ऊपर बार लगाया होगा, और बाद में वो पूछेगा कि इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, या इसका हल करने के बाद में आंसर क्या आएगा। तो 0.6 के ऊपर बार लगाया, इसका मतलब 6 जी पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगाया जाता है दोस्तों, उतने ही 9 नीचे लिखे जाते हैं। यानी कि पॉइंट के बाद एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार 9 नीचे लिखा जाएगा। अब आपको इसको आप हल करोगे तो 3 दूना में 6 और 3 तिया 9, तो 2/3 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ये चीज हल की जाती है। अब मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 0.135 लिख दिया यहाँ पे, और इसके ऊपर 0.135 के ऊपर बार लगा दिया। इसको आप क्या लिखोगे, अब 0.135 के ऊपर बार लगाया है तो जो संख्या है पहले तो ऊपर वाली ये पूरी पूरी संख्या लिखोगे, और अब नीचे कितने 9 आएंगे। तो आप देखोगे पॉइंट के बाद में 1 2 3 अंकों के ऊपर बार है, तो 3 अंकों के बार ऊपर बार है तो आप 3 9 नीचे लिखोगे। ठीक है, इस प्रकार से आप इस चीज को लिखते हो। तो ये चीज हल होती है इस प्रकार से, यानी कि उतने ही 9 आप नीचे लगाओगे जितने पॉइंट के बाद जितने अंकों पर बार है। जितने अंकों पर बार होता है उतने ही 9 नीचे लिखे जाते हैं। तो यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि दशमलव के बाद जितने अंकों के ऊपर बार है उतने ही 9 आप नीचे लिखोगे। यदि बार से पहले कुछ संख्याएं हैं तो उतनी ही आप शून्य रख सकते हो। उतनी क्या आएंगी, जीरो आएंगी। जैसे मान लो यहाँ मैंने एक संख्या लिखी 0.0.1254, ये एक नंबर लिखा, और मैंने बार जब लगाया तो बार लगाया सिर्फ 5 और 4 के ऊपर। अब आप इस चीज को कैसे हल करोगे, 0.1254 के ऊपर 5 और 4 के ऊपर बार है, 12 के ऊपर बार नहीं है, और 0 पॉइंट में मैंने संख्या लिखी 1 2 5 4, और 5 और 4 के ऊपर मैंने बार लगा दिया। अब आप जब इस चीज को हल करोगे तो ये चीज इस प्रकार से हल होगी कि ऊपर पहले तो ये पूरा नंबर लिखा जाएगा, 1254 जो भी नंबर है हमारा। अब हम देखेंगे कि कितने अंकों के ऊपर बार है। आप देखोगे यहाँ 2 अंकों के ऊपर बार है, पॉइंट के बाद में सिर्फ 2 अंक हैं, 5 और 4, जिनके ऊपर बार है, लेकिन 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है। अब मैंने बताया था कि जितने अंकों के ऊपर बार होता है उतने ही आप 9 को नीचे लिखते हो। तो पॉइंट के बाद 2 अक्षरों के ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर बार है, तो आप 2 बार 9 को नीचे की तरफ लिखोगे। अब दोस्तों जितने अंकों के ऊपर बार होता है उतने ही आप 9 नीचे लिखते हो, और जितने अंकों पर बार नहीं है उतने ही आप शून्य लिखते हो, उतने ही आप जीरो लिखोगे। जैसे यहाँ ध्यान दो, पॉइंट के बाद में 1 और 2 2 अंक है जिनके ऊपर बार नहीं है, इन दोनों अंकों के ऊपर क्या है, इन दोनों अंकों के ऊपर बार नहीं है 1 और 2 के, तो 2 जीरो आप नीचे की तरफ लिखोगे। जितने अंकों के ऊपर बार है उतने तो आप 9 लिखोगे नीचे की तरफ, और जितने अंकों पे बार नहीं है उतने आप जीरो नीचे की तरफ लिखोगे। और जो आपकी बिना बार वाली संख्या होती है उसको आप माइनस करते हो। जैसे बिना बार वाली संख्या है 12 आपके पास, तो आप क्या करोगे, 1254 में से 12 को माइनस करोगे। तो ये वाला जो 12 है ये इसमें से माइनस होगा तो ये आएगा 1242, बटा में आएगा 9900। अब आप इसको आगे काट सकते हो, ऊपर नीचे किसी संख्या से काटोगे तो ये आएगी 69/550 से ये कट जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, बार वाला क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार एसएससी के एग्जाम में देखा गया है। तो जब भी ये क्वेश्चन आए दोस्तों तो आपको हल करने का तरीका पता होना चाहिए कि आप उसको किस प्रकार से हल करेंगे। इसमें आपको बस जो ध्यान देने वाली बात है उसको आप नोट लगा के इसको लिख भी सकते हो ताकि आप भूलो ना, क्योंकि एक बार तो आप इसको देख रहे हो तो आपकी शायद याद याद हो जाए, लेकिन आप जब से 2 3 बार इसको जब तक करोगे नहीं इस प्रकार के क्वेश्चन, तो आपको ये समझ में भी नहीं आएगी। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो कि जितने अंकों के ऊपर बार है, अंकों के ऊपर बार, अंकों के ऊपर बार, बार लगा होता है, ये जो डंडी लगी होती है इसको बार बोलते हैं। अंकों के ऊपर अगर बार है, जितने अंकों के ऊपर क्या होता है, बार लगा हो, जितने अंकों के ऊपर बार हो
उतने नीचे 9 आएंगे, उतने नीचे 9, यानी कि उतने ही नीचे 9 को लिखोगे आप। जैसे 2 अंकों के ऊपर बार है तो आप 2 बार 9 को नीचे लिखोगे। पहली चीज तो ये होगी। अब जितने अंकों पर बार नहीं है, जितने अंकों पर, अंकों के ऊपर, जितने अंकों के ऊपर बार नहीं हो, जितने अंकों के ऊपर बार नहीं हो। अब जितने अंकों के ऊपर बार नहीं हो, उतने नीचे शून्य, उतने नीचे आप शून्य या जीरो, उतने नीचे आप जीरो लगाओगे। जैसे 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है तो 2 जीरो आएंगे नीचे। अगर 3 अंकों पे बार नहीं होता तो 3 जीरो नीचे लिखते। और जितने अंकों के ऊपर बार होता है उतने ही हम 9 को नीचे लिखते हैं। और इसके बाद में हम नेक्स्ट लिखेंगे दशमलव के बाद वाली संख्या में बिना बार वाली संख्या को घटाते हैं। दशमलव के बाद वाली संख्या, दशमलव, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद वाली संख्या, दशमलव के बाद वाली संख्या में से, दशमलव के बाद वाली संख्या में से बिना बार वाली संख्या को घटाते हैं। बिना बार वाली, बिना बार वाली संख्या को माइनस करते हैं या घटाते हैं। यहाँ जो संख्या है बिना बार वाली संख्या को घटाते हैं। यहाँ स्पेस का मैं इसलिए ऊपर लिख रहे हैं, घटाते हैं यानी कि माइनस करते हैं। अब आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। आपको आपको हल कैसे करना है। जैसे 0.1254 है, इसको मैंने हल किया। हल करने के लिए क्या करोगे, पहले तो ऊपर वाली पॉइंट के बाद जो संख्या उसको लिखोगे। 1254 लिखा, बटा में मैंने क्या लिखा, मैंने लगाया था यहाँ 5 और 4, इन दोनों संख्याओं के ऊपर बार लगाया था। तो 5 और 4 के ऊपर बार है तो 2 अंकों पे बार है। पॉइंट के बाद कितने अंकों पे बार है, 2 अंकों पे बार है। तो आप क्या करोगे, 2 बार 9 लिखोगे नीचे। जितने अंकों पे बार होता है उतने तो आपके 9 आते हैं नीचे की तरफ। और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतने नीचे जीरो आते हैं। जैसे यहाँ 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है तो 2 जीरो नीचे की तरफ लिखे। अब क्या करना है आगे, दशमलव के बाद वाली संख्या में से बिना बार वाली संख्या को माइनस करते हैं। तो दशमलव के बाद वाली संख्या है 1254 और इसमें बिना बार वाली संख्या है 12। एक और दो, बिना बार वाली संख्या क्या है, 12 है आपकी। तो 12 को आप क्या करोगे, ऊपर वाली संख्या में से माइनस करोगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल किया जाता है। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एसएससी या रेलवे के एग्जाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो, कई बार क्वेश्चन आता है कि दशमलव भिन्न को आप साधारण भिन्न में बदलो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि दशमलव, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो, साधारण भिन्न में बदलो। यह साधारण भिन्न में बदलो यानी कि सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न में बदलना है। यानी कि फ्रैक्शन वाली जो आपकी क्या है, डेसिमल वाली फ्रैक्शन है जो, उसको आप सिंपल फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हो। दशमलव भिन्न को आप साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करोगे। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर क्या करना है। जैसे हमारे पास आ गया यहाँ कोई संख्या आई 1 इसमें आ गया 1.7 लिखा आ गया। ये हमारा एक नंबर आ गया 1.7। या इसको आप लिखो एक बार 1.8 लिखा है, जैसे ये संख्या आ गई 1.8। अब ये है आपकी दशमलव भिन्न। इसको क्या कहोगे, दशमलव भिन्न। और इसको हमने साधारण भिन्न में बदलना है। तो आप क्या करोगे, 1.8 को पॉइंट हटाओगे, नीचे की तरफ 10 लिखा जाएगा। ये चीज मैंने पहले बता चुका हूँ। क्योंकि जब मैंने आपको बताया था दशमलव भिन्न के बारे में, उसमें बताया था कि जब आप पॉइंट को हटाते हो तो पॉइंट के बाद राइट साइड में जितने दाईं तरफ कितने होते हैं, जितने अंक होते हैं उतने ही जीरो नीचे एक के बाद लिखे जाते हैं। तो पॉइंट के बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो आएगा। तो 18/10 लिखेंगे। इसको आप काटोगे तो ये आएगा 9/5। और इसको आप और आगे हल करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 5 एकम 5, 5 और 4 9/5। तो ये मिश्रित भिन्न में इस प्रकार से आगे लिखा जा सकता है। तो 1.8 जो आपकी दशमलव भिन्न थी उसको आपने साधारण भिन्न में इस प्रकार से लिख सकते हो। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों।
सेकंड एग्जांपल है, जैसे हमारे पास यहाँ आ गया 2.75। अब 2.75 को आपको दशमलव बिन है ये दी गई और इसको साधारण बिन में बदलना है, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर भी क्या करोगे, इसी प्रकार से पॉइंट को यहाँ से हटाओगे। इस पॉइंट को जब हटाओगे तो पॉइंट के बाद में आप देखोगे कितने अंक हैं, एक और दो, दो अंक हैं, तो एक के बाद जो को दो जीरो लगाओगे। और अब आप इसको आप हल कर सकते हो आगे। जैसे ये 25 के पहाड़े से कटेगा, 25 से कम 25, 12, 5, 25 पंजे 125, तो ये 15 पे कट जाएगा और नीचे आप 25 चौका 100 यानी कि 4 पे कटेगा, तो 15/4 आ जाएगा। अब आगे आगे भी इसको हल कर सकते हो। चार चार का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे, 4 तिया 12, 3 बचेगा, 12 और 3 15, 15 और बटे 4। तो आप इस चीज को इस प्रकार से भी लिख सकते हो। और एक बात खास हमेशा ध्यान रखना, जब भी ये मिश्रित भिन्न होती है, ये क्या होती है, जैसे 1 से 4/5 है, तो इसको आप आगे तोड़ के लिखना चाहो तो 1+4/5 है, और 3 से 3/4 को 3+3/4 भी लिख सकते हो। ये चीजें आगे काम आएंगी। तो इस चीज को आप आगे और लिखना चाहो तो ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हो, लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ यहीं तक है, क्योंकि हमने सिर्फ साधारण भिन्न में इसको बदलना है। तो आप बस इस प्रकार से, मैंने जो एग्जांपल लिए, दशमलव बिन को आप साधारण बिन में बदलने के लिए क्या करोगे, पॉइंट वाला जो सिस्टम होता है इसको हटाओगे, और पॉइंट पॉइंट हटाने के बाद में जितने हमारे एक होते हैं, एक के बाद जितने पॉइंट के बाद अंक होते हैं उतने ही हमारे नीचे जीरो आते हैं। जैसे पॉइंट के बाद दो अंक है तो एक के बाद दो जीरो आया। यहाँ पॉइंट के बाद राइट साइड के अंदर एक एक अंक है तो एक एक जीरो, यहाँ एक के बाद एक जीरो लिखा हमने, और फिर इसको ऊपर नीचे हम काट के इस प्रकार से हल करते हैं। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आरोही क्रम में भिन्नों को जब हम आरोही क्रम में कैसे सजा सकते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है ना कि आरोही क्रम में सजाओ, आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम होता है उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर। जैसे आपको आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, मान लो 11/15, 11/15, 5/6, 2/5, 15/17। तो इसको हमने क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है। तो हमारा मेथड दोस्तों, दोनों तीन मेथड बताए थे मैंने आपको, जब भी आरोही या अवरोही क्रम में इनको सजाना होता है। तो एक तो था पॉइंट वाला कि इसमें डायरेक्ट भाग लेके आप पॉइंट निकालने के बाद इसको हल कर सकते हो, और दूसरा एलसीएम लेके भी आप इनको हल कर सकते हो। अगर पॉइंट वाला देखोगे दोस्तों, तो इसके अंदर आपको आरोही क्रम में सजाना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो आप क्या करोगे, तो 11 में सबसे पहला मेथड देखते हैं हम पॉइंट वाला, कि उससे हम इसको क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। जैसे आपके पास आया 11/15, तो 11 में 15 का भाग दोगे, आपके पास आएगा 0.73। तो इसको आप भाग दे के आप इसको हल करोगे। 5 में 6 का भाग दोगे तो आपके पास आएगा 0.83, और फिर 2/5, 2/5 होता है 40%, यानी कि 0.40 आएगा। और फिर 15 पर अगर आप 17 का भाग दोगे तो आपके पास आएगा 0.88। तो ये सारी संख्याएं हमने क्या की, इनको हल किया दशमलव वाला जो हमारा मेथड था उससे। और अब हल करने के बाद में आप बड़ा और छोटा बता सकते हो कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी भिन्न आपकी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो आप देखोगे तो सबसे छोटी का सबसे कम वैल्यू आई है 0.40, तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। अब इससे बड़ी भिन्न की बात करें तो 11/15 वाली भिन्न हो जाएगी इससे बड़ी, और इससे बड़ी भिन्न हो जाएगी 5/6 वाली, और सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 15/17 वाली। ये हो जाएगा इसका आरोही क्रम। आप संख्याओं के वैल्यू देखो, यहाँ 0.40 सबसे छोटी है, इसके बाद 73 वाली आई, 0.73 वाली 11/15, और फिर आई 0.83, और सबसे बड़ी हो जाएगी 0.88 का मान, तो ये भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। एक मेथड तो होता है ये, जिससे हम हल करते हैं क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन को। अब दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, इनका अंतर निकालोगे। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है 11/15, 5/6, 2/5 और 15/17। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें इनका डिफरेंस निकालोगे, इनका अंतर देखोगे। जैसे 11 11 और 15 में डिफरेंस है 4 का, 5 6 में 1 का, 2 5 में 3 का, 15 और 17 में 2 का डिफरेंस है। तो ये हमने लिख लिया इनका अंतर। सबसे पहले क्या किया हमने, इनका अंतर निकाला, अंतर लिखा। अब मैंने क्या कहा था कि जो डिफरेंस आता है, जो अंतर आता है 4, 1, 3 और 2, ये डिफरेंस है,
इसका हम निकालेंगे एलसीएम। और इसका आप एलसीएम देखोगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 12 आपके पास। यानी कि 12 वो नंबर है जिससे ये सभी सारे नंबर आपस में कट जाते हैं, यानी कि इनका एलसीएम आया 12। अब जो मैंने मेथड बताया था वही सेम मेथड, अंश बटा के अंदर क्या लिखोगे आप, अंतर, और गुणा में एलसीएम। अंश बटा अंतर गुणा एलसीएम लिखोगे तो अंश आपका सबसे पहले यहाँ कितना है, अंश दिया गया 11, अंश बटा में अंतर, अंतर है इसका 4, और गुणा में एलसीएम, एलसीएम आपका 12 है तो 12 लिख दोगे। और सेकंड था 5 वाला, ये इसका अंश था 5 और अंतर था 1, तो 5/1 गुणा 12। थर्ड था आपका ये 2 बटा में आएगा 3, अंतर और एलसीएम आपका 12 गुणा में 12। फोर्थ है आपका 15 बटे में अंतर आएगा 2 और गुणा में एलसीएम है 12 तो 12। इसको आप हल करोगे तो ये आएगा 33, 4 तिया 12, 11 तिया 33, 12 पंजे 60, 3 चौके 12, 4 दूना 8, 2 छिके 12, 15 छिके 90, ये आएगा 90। तो इस प्रकार से हमने इन सभी को हल कर लिया, ये है 33, ये है 8, ये है 90 और ये है 60। चारों जो हमारी बिन थी उसको हमने हल कर लिया। अब आप देखोगे कि इसके अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू है वो किसकी है, ये है सबसे छोटी वैल्यू 8 वाली, यानी कि ये बिन सबसे क्या हो जाएगी हमारी, ये वाली जो भिन्न होगी वो सबसे छोटी हो जाएगी। तो ये बिन है 2, ऊपर जिसमें 2 दिया हुआ है अंश, तो ये है हमारी ये वाली बिन 2/5। तो 2/5 हमारी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी बिन होगी। इससे बड़ी बिन देखोगे आप तो 8 से बड़ी वैल्यू है 33 वाली, तो 33 यानी कि ये 11 वाली, तो 11/15 वाली बिन इससे बड़ी हो जाएगी। और 11/15 वाली बिन से बड़ी जो बिन है यानी 8 आया 33, 33 के बाद में 60 और 90 में से क्या आएगा, 60 आएगा। इससे बड़ी बिन 60 वाली होगी, यानी कि जिसके ऊपर 5 है, तो 5/6 वाली जो बिन है ये क्या हो जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी। और जो बचेगी वो है 15/17, और 15/17 क्या हो जाएगी, हमारी सबसे बड़ी बिन हो जाएगी। इसको इस प्रकार से हम अवरोही आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में इस क्वेश्चन को हमने हल किया। ये दोनों ही मेथड है दोस्तों, एक तो पॉइंट वाला जिसके अंदर आप पॉइंट देते हो, इसके अंदर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये वाला मेथड। सेकंड में जो हमारा मेथड है यही हमेशा सही रहता है। ये सही इसलिए रहता है क्योंकि इसमें पॉइंट वाला झंझट नहीं होता, और इसके अंदर जो पॉइंट वाला प्रॉब्लम आती है तो क्योंकि आप भाग देते हो तो आपका थोड़ा टाइम कंज्यूम ज्यादा आता है, क्योंकि आप जब भाग दोगे इस संख्याओं को तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि नीचे वाला ऊपर वाला नंबर हमेशा छोटा होता है ज्यादातर। तो ऊपर वाली संख्या अंश जो हमारा हर से छोटा होगा तो आपको भाग देने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, पॉइंट के अंदर वैल्यू आएगी और आके आप भाग दोगे तो पॉइंटों के अंदर आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर कंपैरिजन करना पड़ेगा। सेकंड मेथड हमेशा सही रहता है, जो अंश बटा अंतर गुणा एलसीएम वाला मेथड है। इसमें क्या करते हो, इसमें सबसे पहले आप डिफरेंस चेक करते हो और डिफरेंस का आप क्या करते हो, एलसीएम निकालते हो। जो आपका अंतर आता है उसका आप एलसीएम निकालते हो। और एलसीएम इसलिए निकाला जाता है क्योंकि जब आप एलसीएम का गुणा करोगे, एलसीएम वो नंबर होता है जो डिफरेंस से बार बार कट जाता है। यानी कि एलसीएम इसलिए निकालते हैं ताकि नीचे वाली जो नंबर होता है हमारे पास, जो इसका डिफरेंस आता है ना, उस डिफरेंस से ये वाला नंबर बार बार कट जाएगा, इसलिए इसका एलसीएम निकाला जाता है। और एलसीएम का गुणा करते हैं तो फिर ये नीचे वाले नंबर से ये संख्या हमेशा कटती है, और फिर इसको हल करते हैं तो वैल्यू एक नॉर्मल संख्या की तरह वैल्यू आती है, पॉइंटों में वैल्यू नहीं आती। इसलिए इनका कंपैरिजन करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो मैंने कुल एक और भी मेथड बताया था जो एलसीएम लेने वाला था, और एक ये पॉइंट वाला, और 3 मेथड मैंने कुल पहले पिछली वीडियो में बताए थे कि इन क्वेश्चंस को किस प्रकार से हम हल करते हैं। अब क्वेश्चन कई बार आरोही क्रम का आता है, अवरोही क्रम का, या सबसे बड़ी बिन बताओ, सबसे छोटी बिन बताओ, या फिर इसके अलावा क्वेश्चन आ जाता है दशमलव बिन को साधारण बिन में कैसे बदलते हो, या फिर आवर्ती से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इस प्रकार से ये वाला जो 1254 वाला क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में जिसके ऊपर बार लगी होती है और उसको हमें हल करना होता है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।